आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं और आज पॉडकास्ट में आपको सुनाऊंगा एक कहानी है भारत चीन की, उसकी सेनाओं की, एक ऐसे मोर्चे की जो 9 साल तक कायम रहा। इस कहानी को बहुत लोग भूल गए, ठीक उसी तरह जैसे ये भूल गए कि 62 में चीन ने भारत को जख्म दिए तो 67 में भारत ने भी चीन को ढंग से सबक सिखाया था। सबक भी ऐसा कि फिर सरहद पर गोली नहीं चली। लेकिन हाल फिलहाल हालात ये हैं कि कभी गलवान तो कभी कहीं और चीन और भारत के सैनिक हथियार लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसे में सोचा कि आपको समदोरोंगचू की कहानी सुनाऊं। ये एक नदी है, भारत चीन की सरहद पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश में है। दौर था राजीव गांधी का, साल कह लीजिए कि 1986 था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश की बागडोर संभाल रहे थे और ऐसे में चीन ने धोखेबाजी करते हुए सरहद पर हेलीपैड बनानी शुरू कर दिए। शिकायत करने पर ऐसी किसी हरकत से उसने इनकार कर दिया। उस वक्त भारत की सेना ने जो चुस्ती दिखाई, उसने चीन के वाकई होश उड़ा दिए। रातों रात ऑपरेशन फॉल्कन लॉन्च किया गया, पूरी ब्रिगेड को एयरलिफ्ट किया गया और सरहद के पास एक हेलीपैड पर उतार दिया गया। खबर चीन को पहुंची। इसके बाद बात बिगड़ी। चीनी नेता डेंग शाओपिंग ने दिल्ली को यह कहकर धमकाया कि तुम्हें 1962 वाला सबक सिखाएंगे। इस बार भारत ने कहकर जवाब नहीं दिया। बदले में 2 महीने के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपना आधिकारिक राज्य बना लिया। इसी के बाद चीन का गुस्सा और बढ़ा और जो कुछ होता चला गया वही कहानी आपको आज तक रेडियो संवाददाता प्रभाष दत्ता से सुनवाऊंगा। इंडिया टुडे के लिए प्रभाष ने कहानी लिखी है। छोटा सा ब्रेक हो जाए और बस फिर कहानी शुरू करते हैं। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। लद्दाख में जो भारत और चीन के बीच में इतने समय से एक स्टैंड ऑफ है, एक ऐसी स्थिति आ गई है कि डेडलॉक हो गया। कोई भी देश अपने स्टैंड से पीछे जाने को राजी नहीं है और कई बार लगता है कि सब बड़ा आसान है, बातचीत हो ही रही है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ी नर्म बातें भी सुनने को मिलती हैं। ये जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आपने एक स्टोरी लिखी है जिसमें ये बताया है कि इससे भी लंबी ऐसी एक स्थिति पहले भी रही है, तो उसके बारे में जानना था। देखिए, ऐसी स्थिति 1-2 बार नहीं है, भारत और चीन के बीच ऐसी स्थिति 3 बार हो चुकी है। और इनफैक्ट युद्ध हुआ था, उस युद्ध से पहले के महीनों में भी ऐसी स्थिति हो चुकी थी। एक बार 1959 में हो चुकी थी वो स्थिति, 1961 में हो चुकी थी, 1962 के शुरुआत के महीनों में हो चुकी थी जी। और तब वो आपसी वो सेना एक दूसरे के सामने आती थी, कभी थोड़ी लड़ाई भी होती थी, फिर वो आगे पीछे होकर चले जाते थे। 67 में फिर एक बार हुई और वो सिलसिला चलता रहा है। अभी हाल फिलहाल के भी सालों में देखेंगे, पिछले 20-25 सालों में कई बार ऐसे मौके आ रहे हैं जब हुआ है। जो जिस कहानी की, जिस वारदात इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, वो 1986 से 1995 के बीच चला था। समदोरोंगचू करके एक नदी है अरुणाचल प्रदेश में, भूटान की सीमा से पूर्व की तरफ। समदोरोंगचू के साथ एक वारदात हुआ था जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से आईबॉल टू आईबॉल एनकाउंटर में थी और 9 साल तक थी। ऐसा फैले जाए जहां सेनाओं की संख्या, दोनों तरफ की सेनाओं की संख्या 200 या उससे थोड़ी अधिक हो गई। और जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे वो 30, 40, 20 इतने सैनिक थे, लेकिन वो आईबॉल टू आईबॉल एनकाउंटर चला 9 साल। 9 साल 1986 से लेकर 1995 तक। अच्छा, ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि ये थोड़ा सा इसके लिए हमें भारत चीन के जो सैन्य रिश्ते हैं जी, उसका एक इतिहास थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। जी हाँ। जैसा जानते ही हैं, 1962 की लड़ाई में भारत की जो पराजय हुई थी, सेना की दुर्दशा हुई थी,
उसके बाद से भारतीय थिंक टैंक में, सरकारों में एक राय बनी कि चीन अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव है। चीन का जो मुख्य आरोप भी था वो ये था कि भारत ने उनको प्रोवोक किया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी, लेकिन भारत की सैनिक ताकत उतनी नहीं थी। तो यहाँ ये राय बनी कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे कि चीन हमारे ऊपर फिर से हमला करे। और ये 60 के दशक में, 70 के दशक में ये बात ऐसी ही रही। लेकिन 60 के बीच में दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए। एक 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, और 1967 में चीन के साथ छोटी सी झड़प। दोनों में भारत की सेना ने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी दिखाई और बहुत जबरदस्त मिलिट्री सूझबूझ दिखाई। आपने अभी एक साल का जिक्र किया, कौन सा बताया आपने चीन के साथ झड़प का? 1967। अच्छा, 67 में हम एक बार फिर से चीन के साथ झड़प में उलझे, 62 के बाद ये भी। हाँ। ओके, ठीक है। और उसमें वो जो लड़ाई हुई थी वो सिक्किम सेक्टर में हुई थी। उसमें तो सिक्किम अभी भारत का हिस्सा नहीं था और चीन की नजर सिक्किम पे थी। भारत का प्रोटेक्टोरेट था सिक्किम, एक किंगडम था। लेकिन चीन को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि भारतीय सेना उसकी रक्षा करे। अच्छा, चीन उस समय एक रियासत थी जैसे बाकी रियासतें थी? नहीं, सिक्किम। सॉरी, सिक्किम एक किंगडम था, उसका अपना राज्य था, वहाँ का राजा था। जैसे कि अभी भूटान की स्थिति है बहुत हद तक। अच्छा, वैसी स्थिति थी। ठीक है। फिर और 1970 में सिक्किम जो है वो भारत में मिला है। खैर, तो उस वक्त जो छोटी सी झड़प हुई थी उसमें करीब भारत के 70-80 सैनिकों की शहादत हुई थी। चीन की तरफ कोई 400 सैनिक मारे गए। ये तो प्रभाष जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ये आप जो तथ्य बता रहे हैं ये बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी जो ज्यादातर बातें हम सुन रहे थे वो यही सुन रहे थे कि सन 62 के बाद कभी भी चीन के साथ हमारी ऐसी कोई झड़प नहीं हुई, कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई जिसमें सैनिकों की शहादत हुई हो। जो अभी गलवान में हुआ बस वही हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो बीच में ऐसी एक झड़प हुई? नहीं, ये नैरेटिव का ऐसा रहा है कि चीन ने भी जब से उसने बोलना शुरू किया, 62 को एडमिट करना शुरू किया, तो उसने यही कहा कि हमने आपको 62 में सबक सिखाया था और वो सबक हम दोबारा सिखाएंगे। भारत में भी एक कुछ इस तरह की सोच बन गई, जैसे कि 1962 की ही लड़ाई वो बड़ी लड़ाई थी और तो वो हावी रही। 67 में छोटी सी झड़प थी, एक सेक्टर में झड़प हुई जो सितंबर के महीने में शुरू हुई थी और अक्टूबर के पहले तारीख तक वो खत्म हो गई थी। तो ऐसा कुछ चला था और उस झड़प के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और उसमें चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी। और इनफैक्ट सच्चाई यही है कि चीन ने उसके बाद से भारत की सीमा पर कभी गोलीबारी नहीं की। वजह से उन्होंने 67 में देखा कि भारतीय सेना बहुत तेज मूव कर सकती है, स्ट्रैटेजी बना सकती है और काउंटर अटैक कर सकती है। ये 67 की जो झड़प जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है उसकी देन। खैर, उसके बाद के साल में और भी हुए और ये जो समदोरंग की बात हम लोग कर रहे थे। जी हाँ, समदोरंग जी हाँ, तो उसको लेकर जब एक मौका आता है 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस से चुन के आती, तो वो जो सरकार चुन के आती है वो अपनी दुनिया तब तक बदल रही है। शीत युद्ध का जो दौर था, कोल्ड वॉर का, वो अपने आखिरी मुकाम की तरफ जा रहा था। थोड़ी चीजें दिखने लगी थी दुनिया के बदलते समीकरण को। तो सरकार को ये लगा कि अब भारत भी उस मुकाम पे है जहां उसे अपनी सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, उस पॉलिसी से दूर जाना चाहिए। हम चीन को इर्क नहीं कर सकते, उसको इरिटेट नहीं कर सकते हैं, उसको नाराज नहीं कर सकते हैं। चीन सेंसिटिव है तो हमारी भी संवेदनशीलताएं हैं। ये सोच सरकार में आई तो एक पॉलिसी अप्रूव की गई कि जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनको हम बेहतर बनाएंगे।
अच्छा, जो 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 मैं अभी तक की आपसे बातचीत में समझ पाया वो ये है कि 60 का जो दशक था उसके बाद 80 तक हम इस पॉलिसी पर चले कि ना तो हम चीन को भड़काएं, कोई ऐसा काम ना करें कि सीमा पर फिर से विवाद हो, जंग के हालात बने। तो हम 20 साल, करीब 2 दशकों तक इस पॉलिसी पर चले। और जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद हार हुई, उसके बाद वापसी हुई, फिर पॉलिसी बदली और हमने ये तय किया कि अब हम जो है अपनी सरहदों को मजबूत बनाएंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। मैंने ठीक समझा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। अभी वो बहुत पैसे नहीं सरकार लगाने की स्थिति में थी, बहुत पैसे लगाए भी नहीं सरकार ने, लेकिन जितने रिसोर्सेज, जितने संसाधन, तो उसके हिसाब से सरकार ने यह तय किया कि बॉर्डर एरियाज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मुसीबत के वक्त हम अपनी रक्षा कर सके। और उसकी वजह ये भी थी कि चीन अग्रेसिव हुआ था तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको लेकर। अरुणाचल का तवांग, जिस पर आज भी वो दावा ठोकता है। आज भी दावा ठोकता है, और अरुणाचल पे भी वो दावा ठोकता है, जिसे वो साउथ तिब्बत कहता है। तवांग में, जी हाँ, तवांग में जो तिब्बती बौद्ध धर्म से मानने वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। अच्छा, जैसे धर्मशाला में है वैसा ही तवांग में भी उनके मोनेस्ट्री है। तवांग में है। तवांग का धर्मशाला का बाद में उतना महत्व हो गया, पहले तवांग का ज्यादा महत्व था। अच्छा। तो वहाँ से वो बहुत कनेक्टेड, इमोशनल फील करते, इमोशनल कनेक्ट था, और वो भारत के पास था। चीन का उसका दावा था कि तवांग चीन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसने तिब्बत से कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर सरहदों पर पैसा खर्च करना 80 के दशक में शुरुआत में शुरू कर दिया। शुरुआत की। हमने क्या बनाया वहाँ, क्या बनाया उन्होंने, सरकार ने हमारी? हाँ, सरकार ने वो जो अंदरंग जो एक नदी है, छोटी सी नदी है, और जो भारत तिब्बत या भारत चीन की सीमा के साथ बहती, तो उसके एक बैंक पे भारत ने पोस्ट बनाया, ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं, कि हम वो पहले जाते थे, पेट्रोल करके चले आते थे, पेट्रोलिंग चलती थी। अब सरहद है, लेकिन हम बस एक तरह से कहिए मिलिट्री तफरीह करके चले आते थे। जैसे हमारी गली मोहल्ले में चौक चौराहे पर पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती है, जाती है और चली जाती है वापस थाने चौकी अपने, ऐसे घूमते थे। जी, ऐसे घूमते थे। तो जब ये पॉलिसी बदली, तो एक परमानेंट या परमानेंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने की बात आई, और इससे अप्रूवल मिला। तो 1984 की गर्मी में, मेरे ख्याल से जून का महीना था जब ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया गया। तो वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऐसा था कि गर्मी पर हमारी सेना के कुछ लोग, एक स्पेशल यूनिट थी जो वहाँ, उसके कुछ जवान वहाँ रहते थे। बहुत ज्यादा जवान नहीं रहते थे, कम संख्या में जवान रहते थे। और जब सर्दियां शुरू होती थी तो वो वापस चले आते थे अपने बेस कैंप से, और फिर अगले साल की गर्मी में वहां जाते थे। अच्छा, कुछ वैसा ही था जैसे हम द्रास करगिल में किया करते थे, पहले जो किया करते थे एग्जैक्टली। चौकियां तो थी नहीं, अपना गए वहां पर, देखा कि किसी ने, मतलब चीन ने वहां पर कोई निर्माण तो नहीं किया या कब्जा तो नहीं किया, और नहीं किया तो वापस आ गए। और अब जो है हमने वहां पर अपनी चौकियां बना ली, गर्मियों में रहना शुरू किया सैनिकों ने, सर्दियों में नहीं जाते थे। चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ वाले इलाके। बिल्कुल। हाँ, तो जब ये 84 में चला, ये 85 में चला। जब 86 की गर्मियों में भारत की सेना वापस गई ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे, तो उन्होंने देखा कि चीन की सैनिक वहां पहले से मौजूद थे, और उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बना रखे। उन्होंने वही किया जो भारत ने अपनी सीमा में इधर किया। नहीं, उन्होंने हमारी सीमा में वो काम। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि भारत ने अपनी सीमा में वो काम किया और चीन ने हमारी सीमा में वो काम कर दिया, उन्होंने भी बना लिया। वो काम किया। जब रोका गया तो उसको लेके थोड़ी तनातनी हुई। ठीक है। दोनों तरफ की सेनाएं आ गई। पहले वो 10-5 लोग थे, बढ़ेंगे संख्या बढ़ के एक वक्त 200 या उसके थोड़े अधिक दोनों तरफ के सैनिक इकट्ठा हो। जैसे गलवान में हुआ, पहले कम सैनिक थे और फिर बढ़ते चले गए, जैसे भी। गलवान में ऐसा हुआ, और गलवान में जो एक हिंसक लड़ाई हुई, वो स्थिति वहां नहीं हुई थी। अच्छा। आमने सामने थे, अपनी अपनी जगहों से हिलने को राजी नहीं थे।
बैठ गए, एक दूसरे के सामने बैठ गए, समरोंग, एक दूसरे के सामने बैठ गए। समदोरोंग चू नाम की नदी आपने बताई वहां पर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो उसके बाद इसको लेके फिर वैसे ही बयानबाजी चले, सत्ता इसको डिफ्यूज करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई भी सेना वापस जाने को राजी नहीं, भारतीय सेना भी वापस जाने को राजी नहीं। और ये 84 में जो काम शुरू होता है तब यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी। 86 में जब स्टैंड अप शुरू हुआ तो राजीव गांधी की सरकार थी। और मिलिट्री स्ट्रेटजी में भी थोड़े परिवर्तन आए थे, कमांडर्स बदल गए थे। तो खैर स्थिति ऐसी आ गई कि कोई भी सेना अपनी पोजीशन छोड़ने को राजी नहीं है। दोनों उसी जगह से अपना दावा कर रहे थे। ठीक है। 80 के दशक में शुरू हुआ और 86 तक तो आ गया, 6 साल हो गए। 84 में हमने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया, 86 में स्टैंड अप शुरू हुआ जी। 86 पूरा भी था। 87 में उस वक्त जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे नेटवर्किंग, वो चीन का दौरा करते हैं और ये बातचीत करते हैं कि भाई इस स्टैंड अप को खत्म किया जाए। थोड़ी सहमति बनती है, उसके बाद सैनिकों की थोड़ी संख्या भी कम हो जाती है, लेकिन सैनिक हटते नहीं अपने पोस्ट। उसके अगले साल 88 में चीन के इन्विटेशन पे राजीव गांधी जाते हैं दौरा करने। उस दौरे में ये बातचीत होती है कि सेना की जो भूमिका है उसको नियंत्रित किया जाए और सीमाओं पर शांति बनाई जाए, लेकिन कुछ समझौता नहीं हो पाता है। ये ऐसे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन उस वक्त होता है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा जो बॉर्डर के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बैठकें करता रहे। उनकी बैठकें शुरू हो जाती है और साल दर साल चलती जाती है। 1993 में पहली बार समझौता होता है, जिसमें पहली बार LAC शब्द का फॉर्मलाइजेशन होता है। वो पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों के बीच। अच्छा, LAC का निर्धारण। हाँ, LAC का निर्धारण नहीं, LAC शब्द, ये इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मलाइजेशन, कॉन्सेप्ट जो हम आज बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां से निकला। विवाद ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती कहाँ। अच्छा, ये भी तभी तय हुआ? नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अच्छा, ये तय हो जाए और देश राजी हो जाए तो वो तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगी दोनों की। ठीक बात है। हाँ, तो ये तय हुआ फिर। और इस अग्रीमेंट के बावजूद दोनों सेनाएं हटने को राजी नहीं हो रही। उसके 2 साल बाद 1995 में एक और बातचीत होती है। ये तय होता है कि ये खत्म करना है। तो 1995 के गर्मियों में दोनों सेनाएं, तब तक उनकी संख्या दोनों तरफ से 20 के करीब हो चुकी थी। और फिर वो चीन अपने सैनिकों को वापस बुलाता है, पुल बैक करते हैं और उस इलाके से अब अभी भी भारत है। तो ये वो कहानी थी 9 साल की। ये 9 साल तक चलता रहा और आखिरकार जो टेबल पर बातचीत हुई उसे सेनाओं ने माना और फिर ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ। स्टैंड ऑफ खत्म। ये थे प्रभाष के दत्ता। 9 साल तक भारत चीन की सेनाएं एक दूसरे की तरफ आंखें तरेर कर कैसे खड़ी रहीं ये बता रहे थे। यानी आजकल जो स्टैंड ऑफ होते रहते हैं वो इस स्टैंड ऑफ के सामने बच्चे थे। बात क्योंकि फोन पर की जा रही थी तो आपको बीच बीच में डिस्टरबेंस लगा होगा, उसके लिए मुझे खेद है। पर हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं तो ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आप समझ सकते हैं। मगर कहानी बहुत दिलचस्प थी। उससे बड़ी बात यह है कि कहानी भुला दी गई थी तो सोचा आपको सुनानी चाहिए। बहरहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com ये हमारा पता है। लिख दीजिए जो भी आपका मन हो, हमें इंतजार रहेगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए। नमस्कार।